नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से ही रिलेटेड है। आज के टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आज हम बात करने वाले हैं संविधानवाद के बारे में। समझेंगे कि संविधानवाद क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके मूल्य कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम किस तरह से समझ सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात की हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत अगर हम देखें तो क्यों पड़ती है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक फिलोसफर रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल रहे हैं 15th और 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। वो उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, अगर कोई कानून नहीं रहेगा, तो उसके एब्सेंस में, उसके बिना जो राज्य है, जो सरकार है, वो डाकुओं के एक झुंड के समान होगी, लुटेरों के गिरोह के समान होगी। ठीक है, अ बैंड ऑफ रॉबर्स बन जाएगी कौन? स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यानी कि रूल नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, तो सेंट ऑगस्टाइन थे जिन्होंने ये बात कही। सेंट ऑगस्टाइन के वर्ड्स में अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं दैट जस्टिस विदाउट लॉ इज अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी कि कानून के बिना न्याय लुटेरों का गिरोह है। यहाँ पे न्याय का मतलब स्टेट से है, यानी कि राज्य से है, मतलब सरकार। और कानून का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से है, संविधान से है। इस तरह से ऑगस्टाइन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस को बताते हैं। और जब हम मिडिवल टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ आते हैं, और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, पॉलिटी में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस जो है वो ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिले, और वो फॉर्म्स कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही। जैसा गवर्नमेंट का फॉर्म होगा वहाँ पे उस तरह का ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला नहीं होगा। तो इस तरह से रूल्स जो हैं और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक होती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी, किसी भी देश के लिए संविधान एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बेस पर ही रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है, अपने रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आती है किसी भी कंट्री में, जब संविधान बनाया जा रहा होता है तो संविधान बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिविजुअल को, सोसाइटी में रहने वाले एक आम आदमी को अधिकार, जस्टिस, ऐसे वैल्यूज देता है, कुछ राइट्स देता है। और ये ध्यान रखा जाता है, ये ज़रूरी समझा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है तो इवेंचुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, जो संविधान का निर्माण जब होता है, तो वो ये होता है कि बेसिकली वो संविधान समाज और समाज के लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। वो संविधान सरकार के लिए तो बनाया नहीं जा रहा है। तो जब, क्योंकि वो समाज और समाज के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो कोशिश रहती है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो मिले वो समाज के लोगों को मिले, उनका शोषण ना हो, उनका एक्सप्लोटेशन ना हो। गवर्नमेंट जब आए तो वो इस तरह से काम करे कि लोग अपने राइट्स को भी यूज कर पाएं, लोग खुल करके जी पाएं, फ्रीडम के साथ रह पाएं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश ना हो। ठीक है, उनके डे टू डे एक्टिविटीज में किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटरवेंशन ना हो गवर्नमेंट का। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रखा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन यही रीजन है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स जैसे वैल्यूज देता है जो उनको पावरफुल बनाती हैं। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूलर को भी कुछ राइट देता है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में जब संविधान इंप्लीमेंट होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ वहाँ के लोगों को वैल्यूज और राइट्स नहीं देता,
वो वहाँ के रूलर्स को भी वैल्यूज देता है, राइट्स देता है, उनकी ड्यूटीज बताता है, उनको गाइड करता है कि आपको किस तरह से सोसाइटी में रूल करना है। अब सवाल ये आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही लोगों को राइट दे रहा है, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि रूलर जो है वो उसका थोड़ा सा पावरफुल होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया पे रूल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रूलर का मतलब हम गवर्नमेंट से लगा रहे हैं, ठीक है, रूलर का मतलब यहाँ पे राजा महाराजा से नहीं है। तो रूलर जो भी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चांसलर है, वो जब अपनी पूरे टेरिटरी के ऊपर रूल कर रहा है तो उसके पास पावर्स का होना जरूरी है। अब यहाँ पे इस चीज को भी कंट्रोल में रखना होता है कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर ले, या फिर उसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो जाएं, उसको इतनी शक्तियां ना मिल जाएं कि जो आम आदमी है उनके अधिकारों का हनन हो, उनके राइट्स का एक्सप्लोटेशन हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको दिक्कत हो, वो अपने डेली लाइफ को ही ना सरवाइव कर पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब एक सवाल जो यहाँ पे आता है कि संविधान का समाज में बनना और इम्प्लीमेंट होना, संविधान का समाज में इम्प्लीमेंट होना और संविधान का बनना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जो हमारा टॉपिक है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कई बार जो ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इससे ये मतलब निकलता है कि संविधान के अनुसार शासन होना ही संविधानवाद है। यानी कि किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। बट ये बात सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन ये नहीं है। हम जब ये पूछते हैं कि क्या संविधान के अनुसार शासन करना ही संविधानवाद है, रूल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ अलग फीचर्स हैं। आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि हम जब की एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ये की एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, किसी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का और सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क होगा, उसका जो प्रारूप होगा, जो बॉडी होगी बेसिकली, वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। उसका जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होना चाहिए। और सोसाइटी के अंदर जब गवर्नमेंट बन रही है, लोगों को जस्टिस भी चाहिए होगा, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फैसला ले लिया गया तो वो अंतिम फैसला है। हर चीज़ के पीछे एक तरीके की जो है कि उसको परखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। पावर जो है वो पावर सभी को इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है, किसी एक के पास सारी पावर ना हो, तो सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए। लोगों के पास वैल्यूज, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। और समाज में किसी इंडिविजुअल का रूल ना होकर के रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। ये वो एस्पेक्ट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो जब होंगे तो ही माना जाएगा कि वहां पे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है। इसको डिटेल में समझते हैं। बेसिकली संवैधानिक सरकार का अर्थ केवल संविधान के अनुसार शासन करना नहीं है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं किसी स्टेट में, किसी जगह पर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा भी बना सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव ही बनाए। और ऐसा बहुत बार हमें देखने को भी मिला है। इसका जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो नेपाल है। नेपाल में कई बार संविधान बन चुका है, नेपाल में कई बार सरकारें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो संविधान अच्छा बने जरूरी नहीं है, संविधान अच्छा बन भी जाए तो वो सोसाइटी में सही से इम्प्लीमेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ संविधान का बनना और उसका इम्प्लीमेंट हो जाना संविधानवाद नहीं कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कहलाएगा। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम तब कहेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल हो और जो गवर्नमेंट है उसके पास लिमिटेड पावर्स हो। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स अगर हैं तो ही हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास आपने एब्सलूट पावर दे दी, किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर गवर्नमेंट को एब्सलूट पावर दे दी, निरंकुश शक्तियां दे दी, ऐसी पावर्स दे दी, ऐसी शक्तियां दे दी जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, असीमित शक्तियां हैं, तो ऐसे में वो सरकारें अपना फायदा ज्यादा देखेंगी और शायद सोसाइटी का एक्सप्लोटेशन होगा, उनका हनन होगा, उनका शोषण होगा, उनके अधिकार वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो अपनी डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं, उनका जो डेली सर्वाइवल है, वो अफेक्ट होगा इससे। इसलिए
उसको संविधानवाद नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म या संविधानवाद हम तभी कहेंगे एक ऐसा रूलिंग सिस्टम, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर संविधान हो और संविधान के अकॉर्डिंग रूल हो, लेकिन उसके साथ ही वहां की गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन हो, कानून सर्वोपरि हो, रूल यानी लॉ जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और ऐसा इसलिए हो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने राइट्स, अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो फंडामेंटल एक रीजन होता है बनाने का, कानून बनाने का, संविधान बनाने का, सरकार बनाने का, उसका मेन मोटिव या मेन पर्सपेक्टिव ही है जन कल्याण, जनता की सेवा। और सोसाइटी में रहने वाले लोग सही तरीके से अपनी लाइफ जी पाएं, उनको कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो अपने अधिकारों का यूज कर पाएं, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए ही सरकार बनाई गई। अगर हम स्टेट के ओरिजिन की बात करें तो खैर वो एक अलग थ्योरी है, बट स्टेट ओरिजिन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सोशल वेलफेयर ही था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सोशल वेलफेयर इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कहेंगे। इन इजी वर्ड्स हम ये कह सकते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डज नॉट ओनली मीन गवर्निंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट रादर इट मीन्स governing according to the constitution which establish limited government, because without limited government or limited powers the protection of the fundamental rights and the values of the people is not possible। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में शामिल होती हैं। वो चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही हैं किसी देश में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ही हम कहेंगे कि यहाँ पर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। वो चीजें क्या क्या हैं? जब हम उन चीजों की बात करते हैं तो वही की एस्पेक्ट्स जिसकी बात अभी हमने पीछे की इमेज के अंदर। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है उसके पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट एब्सलूट पावर वाली ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट निरंकुश हो जाएगी और ऐसी गवर्नमेंट जो है वो समाज का कल्याण ना करके अपना कल्याण करेगी, अपने फायदे के काम करेगी और लोगों का शोषण होगा। ठीक है, उसको हम पुलिस स्टेट कहते हैं। तो ऐसे में ना पुलिस स्टेट की सिचुएशन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी सोसाइटी में। पुलिस स्टेट, स्टेट का मतलब है बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा स्टेट, ऐसी सरकार जो जन कल्याण का ना सोच करके अपना सोचे और रूल्स रेगुलेशंस को इतना ज्यादा हार्ड कर दे कि उनका फायदा हो, जनता का फायदा ना हो। ठीक है, ऐसी स्टेट को पुलिस स्टेट कहते हैं। ऐसा तभी होता है जब स्टेट के पास एब्सलूट पावर आ जाती है। तो पुलिस स्टेट वाली सिचुएशन आ जाएगी जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को स्टैब्लिश करे, चेक एंड बैलेंस बैलेंस का सिस्टम जो है वो लेके आए। सेपरेशन ऑफ पावर्स मींस कि जो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में किसी एक बॉडी के पास, हमें पता है सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, गवर्नमेंट हैज डिफरेंट बॉडीज, और बेसिकली गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका एंड विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो तीनों अंग हैं उनके पास पावर सेपरेट हो, उनके पास पावर का डिवीजन हो। ठीक है, सारी पावर किसी एक के पास ना हो, लगभग इक्वली पावर तीनों में डिवाइडेड हो। क्यों हो? जिससे कि वो एक दूसरे पर नियंत्रण कर सके और संतुलन बना रहे समाज में, गवर्नमेंट के अंदर, जिसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी एक अलग थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर अलग थ्योरी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी आई थी और उसके बाद चेक एंड बैलेंस की थ्योरी आई। ठीक है, एक फिलोसोफर हैं मिडिवल टाइम पीरियड के, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी, उस बुक का नाम था द लॉ करके था, आई गेस। एक मिनट, मैं आपको नाम बता देता हूँ। आई गेस फ्रांस के ही पॉलिटिकल थिंकर थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, मोंटेस्क्यू, यस, मोंटेस्क्यू थे। और मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी मिडिवल टाइम पीरियड में जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर ही उन्होंने पहले शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी, और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए चेक एंड बैलेंस की थ्योरी दी। ठीक है, तो यहाँ से ये सिस्टम निकल के आता है जो आज लगभग 99.9% कंट्रीज में यूज किया जाता है। तो ये जरूरी है होना। ठीक है, ये रहेगा तो ही हम कह पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड बनाता है। इसके साथ ही रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की ना चल के कानून की चलनी चाहिए।
कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, और कानून के सामने सब कोई इक्वल होने चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन एनी बेसिस। किसी भी आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कानून के सामने सब समान होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब इक्वल होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था सोसाइटी में हो तो ही हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और इसके साथ ही जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का और जुडिशियल रिव्यू का अगर हम शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो सिंपल मीनिंग इसका ये है कि न्यायालय के पास अधिकार होता है कि वो किसी फैसले, किसी कानून का अपने तरीके से उसका रिव्यू कर सके, और ज़रूरत पड़ने पर पुराने फैसले को या पुराने कानून को रद्द कर सके, और गवर्नमेंट को आदेश दे सके कि आप कुछ चेंज कीजिए इसके अंदर, या फिर नया कानून बनाइए, या फिर नया फैसला लीजिए। तो वो न्यायिक समीक्षा है, जो आज के टाइम पे लगभग हर कंट्री में देखी जाती है, और ये कॉन्सेप्ट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है। इसके साथ ही जो एक फाइनल और इम्पॉर्टेंट चीज़ और बचती है, वो है अधिकारों का संरक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तभी कहा जाएगा जब लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नियम कानून हो। तो मैक्सिमम कंट्रीज जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा, वहां की गवर्नमेंट और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के राइट्स को रिजर्व रखता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमें जो राइट्स मिले हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षण प्राप्त है उनको, कानून का संरक्षण प्राप्त है उनको। ऐसे में उनका वायलेशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट चाहे तो भी उसको वायलेट नहीं कर सकती, उसका हनन नहीं कर सकती। कानून का अधिकारों का संरक्षण उसे ही कहते हैं। और जहां पर अधिकारों का संरक्षण है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो काम कर रही होती है। तो ये था पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के की एस्पेक्ट्स, कि वो कौन सी चीजें हैं जो ये बताती हैं, जो ये तय करती हैं कि किसी समाज में, किसी देश में संविधानवाद है या नहीं है। सो दैट्स फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।